मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम में एक कंटेंट तैयार करने के लिए आयोजित ऑनलाइन कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान विषय के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में एक कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी राजकीय महाविद्यालय जोधपुर को सौंपी गई है और कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर हरिराम परिहार जी को नियुक्त किया गया है। मुझे ये कंटेंट तैयार करने और व्याख्यान प्रदान करने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हरिराम परिहार जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की हमारी इस ऑनलाइन कक्षा में जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है और मूल अधिकारों का वर्णन होने के कारण यह भाग 3 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहलाता है। इस कक्षा में हम मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र या मूल अधिकार पत्र में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं निहित है उनकी चर्चा करेंगे और संविधान द्वारा प्रदत्त प्रमुख 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? अगर मूल अधिकार ना हो तो क्या हो जाए? व्यक्ति और राज्य के संबंधों में संतुलन स्थापित करने के लिए मूल अधिकारों का होना जरूरी है। मूल अधिकार नहीं होंगे तो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों में टकराव देखने को मिलेगा, जो उचित नहीं है। आज के कल्याणकारी राज्य में तो बिल्कुल ही उचित नहीं। शांति व व्यवस्था की स्थापना के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण होना जरूरी है। वो नियंत्रण कितना, कैसे हो, यह भी युक्ति संगत प्रतिबंधों और उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। नहीं तो राज्य बहुत ज्यादा नियंत्रण स्थापित कर लेगा और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार कुचल दिए जाएंगे। व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु राज्य की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था जरूरी है। मूल अधिकार राज्य और सरकार को एक सीमा तक ही कार्य करने की आजादी देते हैं, उससे आगे जाकर के वो कार्य नहीं कर सकते और ऐसा मूल अधिकारों की व्यवस्था के कारण संभव होता है। मूल अधिकारों का महत्व या उपयोगिता क्या है? मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। मूल अधिकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। मूल अधिकार इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार व्यक्ति के अधिकारों और सामाजिक नियंत्रण के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करते हैं। मूल अधिकार का अर्थ। मूल अधिकार का अर्थ है वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इन अधिकारों को मूल या मौलिक अधिकार कहने के पीछे 4 प्रमुख आधार हैं। पहला, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक, नैतिक विकास के लिए मूल अधिकार बहुत आवश्यक हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा
इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करते हैं। दूसरा आधार, ये मूल या मौलिक अधिकार संविधान या देश की मूल विधि में स्थान प्राप्त करते हैं। इनका वर्णन और उल्लेख संविधान या मूल विधि में होता है, इसलिए इनको मूल कहा जाता है। तीसरा आधार, मूल अधिकार अनुल्लंघनीय होते हैं, यानी उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत द्वारा मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। और चौथा, मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सभी प्रकार के कदम उठा सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार या अधिकार पत्र दिया गया है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है? सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो दुनिया के अन्य देशों की तुलनाओं में बहुत ज्यादा विस्तृत और व्यापक हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 30 तक व अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। कुल 23 अनुच्छेद तक इनका विस्तार है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार है वो व्यवहारिकता पर आधारित हैं, सैद्धांतिक नहीं है। उनको प्रैक्टिकल बनाया गया है। उनको अधिकार के साथ साथ युक्ति संगत उचित प्रतिबंधों की भी व्यवस्था है। किन परिस्थितियों में अधिकार सीमित हो जाएगा यह वर्णन भी है। तीसरा, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। यानी भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उनकी एक सीमा है, वो अनंत नहीं है, निरंकुश नहीं है, असीमित नहीं है। सरकार राज्य हित में, समाज हित में, मानव हित में युक्ति संगत और उचित प्रतिबंध मूल अधिकारों पर लगा सकती है। चौथी विशेषता, संविधान द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं संविधान में वर्णित हैं, उतनी ही सीमा तक उतने ही मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। उसके अलावा जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो मूल अधिकारों के रूप में प्राप्त नहीं किए जा सकते या अगणित मूल अधिकार नहीं हो सकते। और पांचवी विशेषता है, मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा का कार्य किया जाता है। अब मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। 6 मूल अधिकार हैं। उनमें से पहला है समानता का मूल अधिकार। समानता का मूल अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण संबंधी प्रावधान है। कानून के समक्ष समानता शब्दावली ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है और कानून के समक्ष समानता के द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान तरीके से लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा है, समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है। दूसरी शब्दावली कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। कानून का समान संरक्षण का अर्थ है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय या न्यायपालिका की शरण ले सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। राज्य द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों, विद्यालयों, महाविद्यालयों आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 राज्य की दिन नौकरियों का समान अवसर संबंधी प्रावधान करता है।
सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्राप्त करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध करता है। अस्पृश्यता या छुआछूत से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जो पूरे भारत में लागू होता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध करता है। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेदभाव उत्पन्न करती थी। अतः भारतीय संविधान में इस प्रकार की उपाधियों का निषेध कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की यह व्यवस्था भारत में 1950 से भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। मार्च 1917 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 की धारा 1, 2, 3 के शब्दों और भावना के अनुरूप नहीं है। अतः जुलाई 1917 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। 1980 में राजनीतिक स्थिति में पुनः परिवर्तन के साथ संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ कर दिया गया। यानी पुरस्कार दिए जा सकते हैं और उपाधियां नहीं दी जा सकती। और किसी दूसरे देश से अगर उपाधि लेनी हो तो राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही कोई भारतीय नागरिक उपाधि ले सकता है। दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक है। इसमें अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 19 क में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 19 ख में अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 19 ग में समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 घ में भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 अंग में भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 से के तहत प्रदान की गई संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978-79 में समाप्त कर दिया गया है। अब यह लागू नहीं रही है। अनुच्छेद 19(6) के द्वारा कृषि, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये स्वतंत्रताएं निरपेक्ष नहीं है। राज्य हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में इन पर युक्ति संगत और उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दो सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया। यानी अपराधी तभी माना जाएगा जब अपराध किया उस समय कोई कानून लागू था, उसका उल्लंघन हुआ। यानी नया कोई कानून बनाकर के भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता और किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा या जीवन के अधिकार के लिए जाना जाता है। इस अधिकार में विदेश भ्रमण, निःशुल्क विधिक सहायता, मानव गरिमा, एकांतवास का अधिकार, आश्रय का अधिकार, निजता का अधिकार निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों में व्याख्याएं कर इस मूल अधिकार का निरंतर विस्तार किया है। यह मूल अधिकार ऐसा है जो आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता।
अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व या शक्तिशाली बना दिया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के भारतीय संविधान में जोड़ा गया और शिक्षा के मूल अधिकार की व्यवस्था की गई। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श या सलाह करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है। उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। पहला, शत्रु या दुश्मन देश के निवासियों पर। दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों पर। तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्कार का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23(1) में 3 प्रकार के शोषण प्रतिबंधित हैं। बलात्कार यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, बेगारी या बेगार, काम के बदले पैसे नहीं देना, मानव व्यापार, महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त आदि प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 23(2) में कहा गया है सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन या उद्देश्य के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात्कार के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों यानी किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975 में कुछ कदम उठाए गए। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक विस्तृत है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार सम्मिलित है। सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का एक उप सिद्धांत मात्र है। धार्मिक व्यय या अभिवृद्धि के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट है। अनुच्छेद 27 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में
व्यय या खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया है, राज्य की निधि या खर्च से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकेगा। किंतु अन्य अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। सारा राज्य या सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगा सकती है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इस अधिकार का विस्तार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में है। अनुच्छेद 29 की उपधारा 1 में कहा गया है, भारत में नागरिकों की अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है, राज्य से वित्त पोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था की धर्म, लिपि, मूलवंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों की अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों की प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूलवंश, जाति, धर्म या भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में कहा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि या पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है, उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पड़ेगा। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदान किया गया है। यह मूल अधिकारों को लागू करने का एक माध्यम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है और यह भी कहा है कि अगर अनुच्छेद 32 को संविधान से निकाल दिया जाए तो भारतीय संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों के अधिकार के आधार पर ही मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें या लेख जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे गलत या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नजरबंदी उचित है या अनुचित, और यदि अनुचित है तो न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करने की आज्ञा या आदेश देता है।
इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख या रिट के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र या आदेश के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश न्यायपालिका देती है और उसको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख या रिट आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किए जाते हैं कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही या सुनवाई स्थगित कर दें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और चौथी रिट या लेख है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद के को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को नष्ट न करे। इस आज्ञा पत्र या उत्प्रेषण आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक या कानूनी रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। अगर गृह कार्य की बात करें तो आप भारतीय एक महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर सकते हैं, भारतीय संविधान प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए। और ज्यादा विस्तृत अध्ययन के लिए संदर्भ ग्रंथ सूची की बात करें तो जो सामान्य रूप से आसान भाषा में प्रचलित है वह भारतीय शासन एवं राजनीति। सभी विद्यार्थियों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।